Hello children, today we will learn about air. It is fourth chapter in your geography textbook. We will discuss about atmosphere, composition of atmosphere, structure of atmosphere, weather and climate, air pressure, wind, cyclone and moisture. Children, today we will discuss about atmosphere. We all people live in earth. Our earth is surrounded by a huge blanket of air. It is called atmosphere. All living beings on this earth depend on the atmosphere for their survival. It provides us the air we breathe. It protects us from the harmful effect of the sun ray. Just like कि हम आप लोग ठंडी में विंटर सीजन में ठंड से बचने के लिए एक ब्लैंकेट यूज करते हैं. जस्ट लाइक हमारा एटमॉस्फेयर भी एक ब्लैंकेट है हमारे अर्थ के लिए. इट प्रोवाइड अस द एयर वी ब्रीथ. हम लोग जो ब्रीथ लेते हैं ऑक्सीजन, वो हमारे इसी एटमॉस्फेयर का एक इम्पॉर्टेंट गैस है. एंड इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द सन रे. सन से सीधी आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज जो होती हैं वो हमें हीट करती हैं और इस हीट से हमें हमारा एटमॉस्फेयर ही सेव करता है. कैन यू थिंक अबाउट चिल्ड्रन, विदाउट दिस ब्लैंकेट हम कैसे रहेंगे? We would be baked alive by the heat of the sun during day and get frozen during night. It means हम बिल्कुल baked हो जाएंगे सूर्य के heat से and get frozen. Night में भी हम moon की ठंडी के कारण frozen हो जाएंगे. It is very important for our survival on the earth. ये हमारे लिए बहुत ही important है. Now we discuss about composition of atmosphere. Our atmosphere is the composition of many gases. नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन एंड अदर गैसेस. जैसा कि आप यहाँ पे एक पाई चार्ट देख रहे हैं, नाइट्रोजन इज द मोस्ट प्लेंटिफुल गैस इन द एयर एंड सेकेंड ऑक्सीजन. ऑक्सीजन इज द सेकेंड मोस्ट प्लेंटिफुल गैस इन द एयर, 20.9%. Carbon dioxide is another important gas and nitrogen is indirectly useful to us, but you know that it is very useful for plants. Plants absorb nitrogen through soil for their growth and development. Bacteria that live in the soil and roots of some plants take nitrogen from the air and change its form so that plant can use it. Second plentiful gas है ऑक्सीजन, जो हमारे लिए लाइफलाइन कही जाती है. ह्यूमन एंड एनिमल टेक ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एज दे ब्रेथ. हम लोग जो ब्रेथ लेते हैं उसके लिए ऑक्सीजन का होना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है. आपको पता है हमारे एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के बीच एक बैलेंस बना होता है. ये बैलेंस कैसे बनता है? तो ह्यूमन और एनिमल रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड एंड ग्रीन प्लांट यूज कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक देयर फूड एंड रिलीज ऑक्सीजन. सो इस तरह से ह्यूमन एंड प्लांट दोनों मिलकर एक परफेक्ट बैलेंस बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का. अब हम जानते हैं एटमॉस्फेयर के स्ट्रक्चर के बारे में. तो हमारा जो एटमॉस्फेयर है, इट इज डिवाइडेड इनटू 5 लेयर स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्थ सरफेस. There are troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere and exosphere. अब हम इनके बारे में थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं.
What is troposphere? तो troposphere is the most important layer of atmosphere. इसकी एवरेज हाइट 13 किलोमीटर है. The air we breathe exit air. It means हम जो ब्रेथ के रूप में ऑक्सीजन लेते हैं वो हमें इसी लेयर पे मिलता है. Almost all the weather phenomena like rainfall, fog and hailstorm occur in this layer. हम जितना भी आंधी, तूफान, बारिश, बिजली का कड़कना, इस तरह के वेदर संबंधित फिनोमेना देखते हैं वो सभी हमें इसी लेयर में देखने को मिलता है. सेकेंड, स्ट्रेटोस्फेयर. इसकी हाइट 15 किलोमीटर तक है. वन इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर इज दैट इज द कंटेन्स ए लेयर ऑफ द ओजोन गैस. ओजोन गैस, आप सभी ने ओजोन गैस के बारे में सुना है. ओजोन गैस एक ऐसी गैस है जो हमें सन के डायरेक्ट आने वाले अल्ट्रावायलेट रे से सेव करता है, हमें प्रोटेक्ट करता है. तो ये जो ओजोन लेयर है हमें स्ट्रेटोस्फेयर के पास ही मिलता है. इससे हम सूर्य की हानिकारक किरणों से बच जाते हैं. द थर्ड लेयर ऑफ मेसोस्फेयर. इसकी हाइट 80 किलोमीटर तक है. फोर्थ, थर्मोस्फेयर. It extends between 80 to 400 km and this layer help in radio transmission. In fact, radio waves transmitted from the earth are reflected back to the earth by this layer. It means आप जो भी टीवी पे प्रोग्राम देखते हैं, आप देखते हैं ना कार्टून शो, डोरेमोन एंड न्यूज देखते हैं. अभी कोरोना को लेके बहुत सारे न्यूज आ रहे होंगे तो आप लोग उसको देखते होंगे. ये सभी जो रिफ्लेक्ट होते हैं इसी लेयर से रिफ्लेक्ट होके वेव्स के रूप में हमारे पास आते हैं और हम उन शो का मजा ले पाते हैं और उन्हें देख पाते हैं. लास्ट है एक्सोस्फेयर. द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज नोन एज एक्सोस्फेयर. यहाँ पे जितनी भी लाइट गैसेस हैं, हीलियम, हाइड्रोजन फ्लोट करती हैं. अभी आपने देखा वेदर के जितने भी फिनोमेना है वो ट्रोपोस्फियर पे हमें देखने को मिल रहे हैं, जस्ट लाइक रेनफॉल, फॉग. अभी वेदर क्या है? तो वेदर इज दिस आवर टू आवर डे टू डे कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर. जैसे हॉट और ह्यूमिड डे. यहाँ पे पिक्चर्स में आप देख रहे हैं कि एक पिक्चर्स में स्काई बहुत ही साफ है और दूसरे पिक्चर में बारिश हो रही है. तो ये किसी पर्टिकुलर डे का है जहाँ पे सुबह में बारिश नहीं हो रही थी, आसमान बहुत ही साफ था और दूसरे ही घंटे में वहाँ पे बारिश होने लगी और रेनबो भी देखने को मिला. तो ये किसी पर्टिकुलर डे का था वेदर जहाँ पे बारिश होने लगी, उसके बाद डे हॉट एंड ह्यूमिड हो गया. अब आते हैं क्लाइमेट पे. क्लाइमेट क्या है? तो द एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ ए प्लेस फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम रिप्रेजेंट द क्लाइमेट. जब एक ही तरह का वेदर किसी पर्टिकुलर प्लेस पे लॉन्गर टाइम तक रिप्रेजेंट करता है तब उसे क्लाइमेट कहते हैं. जैसे कि कहीं पे बहुत गर्मी पड़ रही हो और लंबे टाइम तक. एग्जाम्पल आपका थार डेजर्ट देख लो, वहाँ का क्लाइमेट बिल्कुल हॉट है. एंड सेकेंड कोल्ड डेजर्ट आपका लद्दाख में ठंडी पड़ती है तो वहाँ का क्लाइमेट कोल्ड है. अब हम थोड़ा टेम्परेचर को समझ लेते हैं. व्हाट इज टेम्परेचर? तो टेम्परेचर इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द एयर. इट इज नोन एज टेम्परेचर. इट इज कॉमनली मेजर्ड इन सेल्सियस एंड फारेनहाइट. आपको याद है कि जब आपको कभी फ्लू हुआ होगा या फीवर आया होगा तो आपकी मम्मा क्या करती हैं? वो मेजर करती हैं आपके बॉडी टेम्परेचर को. तो बॉडी टेम्परेचर को किससे चेक करती है मम्मा? तो इसके लिए एक मेजरमेंट बनी है सेल्सियस और फारेनहाइट में, जो कि थर्मामीटर के थ्रू चेक किया जाता है. आपके बॉडी टेम्परेचर को आपकी मम्मा थर्मामीटर के थ्रू मेजर करती हैं. जस्ट लाइक हम लोग एयर प्रेशर, रेनफॉल एंड डायरेक्शन ऑफ द विंड को भी मेजर करते हैं. इसके लिए भी अलग
टेम्परेचर्स हैं। आप यहाँ पिक्चर्स में देख रहे होंगे कि एक बैरोमीटर है, इसके थ्रू हम मेजर करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर को। हमारे एरिया में कितना रेनफॉल हुआ, किसी अदर एरिया में कितना रेनफॉल हुआ, इसके लिए मेजरमेंट का पैमाना है रेन गेज एंड वाइन वैन। इसके थ्रू मेजर किया जाता है वाइन के डायरेक्शन को। एयर के बारे में तो आपने जान लिया कि इट इज कंपोजिशन ऑफ मेनी गैसेस, बट ये एयर प्रेशर क्या है? द एयर प्रेशर इज डिफाइंड एज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ एयर ऑन द अर्थ सरफेस। आपने क्या कभी एयर को देखा है? नहीं देखा है, हम बस उसे फील कर सकते हैं। और अगर देखने की बात करें तो आप लोग अपने बर्थडे पे जो बलून्स फुलाते हैं उसके अंदर क्या होता है? एयर। अब कुछ important fact about air pressure. So the air pressure is highest at sea level and decrease with height. In area where temperature is high, the air gets heated and rises. It means हम जब sea level पे होते हैं, अर्थ सरफेस पे होते हैं, तो एयर प्रेशर हाईएस्ट होता है, लेकिन जैसे जैसे हाइट पे हम जाते हैं एयर प्रेशर लो होता जाता है। जैसे आप माउंटेन पे जाएंगे तो वहाँ एयर प्रेशर लो होता है। In areas where temperature is high, the air gets heated and rises. This creates a low pressure area. Low pressure is associated with cloudy sky and wet weather. It means जहाँ पे low pressure होगा वहाँ cloudy skies होगा, and in area having lower temperature, वहाँ का temperature भी low होगा. The air is cold. आप माउंटेन पे जाइए, हिमालय पे जाइए, वहाँ का temperature कैसा होगा? Cold होगा, because वहाँ पे low pressure area है. Heavy air sink and create a high pressure area. High pressure is associated with clear and sunny sky. जहाँ पे high pressure होगा वहाँ पे क्या हो जाएगा? Sky बिल्कुल ही clear होगा, और जहाँ पे low pressure होगा वहाँ cloudy sky होगा. The air always move for the high pressure area to low pressure area. It means कि air जो है high pressure area से low pressure area की ओर move करता है. स्टूडेंट, अभी हम लोगों ने एयर प्रेशर के बारे में पढ़ा कि उसका मूवमेंट हमेशा हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया के होता है. तो द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया इज कॉल्ड विंड. हैव यू सीन विंड चिल्ड्रन? नो, यू कांट सी विंड. यू कैन सी विंड एट वर्क एज इट ब्लो ड्राई लीव्स. जब हम सूखे पत्तों को देखते हैं गिरते हुए तो हमें लगता है अच्छा ये तो विंड का वर्क है. Winds can be divided into three types: permanent wind, seasonal wind and local winds. अब हम इसके बारे में थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं. Permanent wind. The trade wind, westerlies and easterlies are the permanent wind. These blow constantly throughout the year in a particular direction. Permanent wind का डायरेक्शन ईयर में एक ही होता है. It means वो अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करता है. Seasonal wind. These winds change their direction in different season. Seasonal wind अपना डायरेक्शन अलग अलग सीजन में चेंज करता है. इसका बेस्ट एग्जांपल है मॉनसून इन इंडिया, जो हमारे इंडिया के अलग अलग पार्ट में अलग अलग नामों से जाना जाता है. काल बैसाखी, आम्र वर्षा, etc. Local wind. These blow only during a particular period of day or year in a small area. Just like land and sea breeze. जब हम लोग सी पे टहलते हैं, सी बीच पे, तो समुद्र से आने वाली जो विंड होती हैं वो लोकल विंड होती हैं. चिल्ड्रेन, अभी हमने विंड के बारे में जाना. आपको पता है ये विंड की नॉर्मल स्पीड 10 to 19 किलोमीटर पर आवर होती है, बट जब इसकी स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो इसे साइक्लोन के नाम से जानते हैं. साइक्लोन इज अ नेचर फ्यूरी.
A cyclone is a large-scale air mass that rotates around a strong center of low atmospheric pressure. ऐसा ही एक साइक्लोन हमारे उड़ीसा को झेलना पड़ा था. उड़ीसा on 17-18 October 1999, cyclone hit 5 districts of the state. Another super cyclone occurred on the 29 October 1919 that devastated large portion of the state. आपको पता है ये जो डैमेज हुआ हमारे स्टेट उड़ीसा में उसके लिए 3 फैक्टर डिपेंड करते हैं, वाइंड वेलोसिटी, रेन एंड टाइडल सर्ज. और वाइंड की स्पीड इस समय 260 किलोमीटर पर आवर लास्टेड फॉर ओवर 36 आवर्स के लिए थी. Look that pictures. इस साइक्लोन ने उड़ीसा को कितना डैमेज किया आप इस पिक्चर्स के थ्रू देख सकते हैं. जितने भी कच्चा हाउस थे सभी डैमेज हो गए. A large number of livestock were killed. Standing crop of paddy, vegetable and fruit were heavily damaged. Large tracts of agricultural land have turned infertile. Large tracts of sal, teak and bamboo plantation have disappeared. हमारे उड़ीसा ने इसे बहुत ही बुरी तरह से झेला है. Moisture in the air. Now we can discuss about moisture. When water evaporates from land and the different water body is become water vapor. Moisture in the air at any time is known as humidity. When the air is full of water vapor, we call it a humid day. On a humid day, clothes take longer to dry and sweat from our body does not evaporate easily. It means हम जो कपड़े सूखने के लिए डालते हैं वो जल्दी सूखते नहीं है and हमारी बॉडी में जो स्वेटिंग होता है वो भी इजिली वेपोरेट नहीं होता है और इससे हम अनकंफर्टेबल फील करते हैं. When the water vapor is rise, it start cooling. जैसे ही वाटर वेपर होता है हमें कूलिंग की फीलिंग आती है. The water vapor coolness causing formation of the droplet of water. Cloud are just masses of such water of droplets. Perceptions that come down to the earth in the liquid form is called rain. इस तरह से ये जो वाटर के ड्रॉप हैं वो लिक्विड फॉर्म में अर्थ पे आते हैं और रेन कहलाते हैं. मोस्ट ऑफ द ग्राउंड वाटर कम्स फॉर द रेन वाटर. हमारे रिवर, पॉन्ड इन सब में जो भी वाटर आता है वो सब रेन वाटर के ही थ्रू आता है. प्लांट्स इसे प्रिजर्व करने में हेल्प करते हैं. When trees on hillside are cut, rain water flow down the bare mountain and can cause flooding of low-lying areas. Types of rainfall. On the basis of mechanism, there are 3 types of rainfall. जैसे कि आप इस पिक्चर्स में देख रहे हैं, जब एयर में मॉइस्चर ज्यादा हो और उसके कारण रेनफॉल हो तो उसे रिलीफ रेनफॉल के नाम से जानते हैं. एंड जब ठंडी हवा के कारण बादल ऊपर उठकर वर्षा करा रहे हैं तो उसे साइक्लोनिक रेनफॉल बोलते हैं. एंड जब वार्म एयर के कारण वर्षा होती है तो उसे कन्वेंशनल रेनफॉल कहते हैं. इट इज कॉल्ड कन्वेंशनल रेनफॉल. Now it is time for your question. There are 11 questions for you. I believe that you can solve it easily. Children, now it is your assignment time. So, you can draw a diagram of
a structure of atmosphere in your notebook and draw a pie chart of composition of air in your notebook. Okay children, thanks and have a safe day to you. Stay home, stay safe.